आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली पर, थोड़ा गहराई से। हाँ, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सिस्टम्स में से एक है और काफी पेचीदा भी है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो यही दिखाती है। मतलब इसमें स्कूल के अलग अलग लेवल हैं, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ है। और सिर्फ साइज की बात नहीं है, इसमें बोर्ड्स भी कई तरह के हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज का पूरा एक जाल सा है। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी जाल को थोड़ा सुलझाएं, देखें कि क्या जरूरी है, क्या काम करता है, क्या नहीं। हाँ, कहाँ से शुरू करें? स्कूल से? हाँ, स्कूल से ही करते हैं। तो देखिए, सिस्टम शुरू होता है प्री प्राइमरी से, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह। हाँ। फिर आती है प्राइमरी, मतलब क्लास 1 से 5, फिर अपर प्राइमरी 6 to 8, उसके बाद सेकेंडरी 9, 10 और फिर हायर सेकेंडरी 11, 12। और इसमें वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स वो बहुत ही अहम माने जाते हैं। हाँ, वो तो हैं। ऐसा क्यों है वैसे? मतलब जाहिर है आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी है। बिल्कुल, एक तरह से वो आगे का रास्ता तय करते हैं, करियर का भी। और यहीं पर वो बोर्ड्स वाली बात आती है जो मैं कह रही थी। अच्छा, हाँ, वो अलग अलग बोर्ड्स। हाँ, जैसे सीबीएसई है, ज्यादातर साइंस और मैथ्स पर फोकस रहता है और ये पूरे देश में चलता है। ओके। फिर सीआईएससी है, इसका सिलेबस थोड़ा कह सकते हैं कि लिटरेचर और इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देता है। और फिर हर स्टेट का अपना बोर्ड भी होता है जो वहाँ की जरूरतें, वहाँ की भाषा, उस पर ध्यान देता है। और एक वो ओपन स्कूलिंग वाला भी तो है, एनआईओएस। हाँ, एनआईओएस वो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते। तो मतलब ऑप्शंस तो हैं, लेकिन चुनना भी एक काम है। सही बात है। अच्छा, स्कूल के बाद फिर आता है हायर एजुकेशन। हाँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। तो इसमें पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हो गई, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, इस तरह की। फिर पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, एमएससी, एमबीए वगैरह। और फिर आखिर में पीएचडी। और इनमें एडमिशन के लिए वो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स। हाँ, वो तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए जेईई, मेडिकल के लिए नीट, और अब तो काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी भी आ गया है। और इनमें लाखों बच्चे बैठते हैं हर साल। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से शायद कुछ चुनौतियां भी सामने आने लगती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है वो है रटंत विद्या पर जोर। अच्छा, मतलब रट्टा मारना। हाँ, कि सिस्टम में समझने से ज्यादा याद करने को अहमियत दी जाती है, ऐसा लगता है। शायद एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है। हाँ, काफी हद तक एग्जाम्स अक्सर यही टेस्ट करते हैं कि आपको कितना याद है, न कि आप कितना सोच समझ सकते हैं। और एक और बड़ी चुनौती जो दिखती है वो है असमानता। मतलब एक्सेस बराबर नहीं है सबका। बिल्कुल, शहर और गांव के स्कूलों में कितना फर्क है। हाँ, और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी संसाधन, क्वालिटी सब अलग। सही कहा, कई सरकारी स्कूलों में तो बेसिक चीजें भी नहीं है, क्लासरूम ठीक नहीं, टॉयलेट नहीं, लैब नहीं। और टीचर्स की कमी, या फिर हैं तो उन पर बोझ बहुत ज्यादा है। हाँ, ट्रेन टीचर्स की कमी भी है। और इन सब के ऊपर वो एग्जाम का प्रेशर, बच्चों के दिमाग पर कितना असर पड़ता है उसका। ये सब मुद्दे जुड़े हुए लगते हैं एक दूसरे से। हाँ, है। लेकिन अब कुछ बदलाव की कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। हाँ, एनईपी 2020 वो इन चुनौतियों से निपटने का एक बड़ा प्रयास है, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो वो स्कूल के स्ट्रक्चर में है ना। 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 वाला। हाँ, और इसके पीछे सोच ये है कि शुरू के सालों में, मतलब फाउंडेशनल स्टेज में, खेल खेल में सिखाया जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। और वो बुनियादी लिटरेसी और न्यूमरेसी पर भी बहुत जोर है। बिल्कुल, मतलब पढ़ना लिखना और बेसिक गणित। कोशिश यही है कि रटने वाली आदत टूटे। एनईपी में और भी चीजें हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है क्लास 6 से ही। हाँ, स्किल सिखाना और कई भाषाएं सीखने पर जोर है, वो त्रिभाषा फॉर्मूला। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे कोडिंग वगैरह को स्कूल में लाना। सही। और सिलेबस का बोझ कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा है। हाँ, सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब लागू कैसे होगा, जमीन पर कैसे उतरेगा। ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमारे पास टीचर्स हैं जो इस नए तरीके से पढ़ा सकें? वही। और स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वोकेशनल ट्रेनिंग या कोडिंग के लिए? ये सब देखना होगा। सही बात है, पर इन चुनौतियों के साथ साथ सिस्टम की कुछ ताकतें भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे साइंस और मैथ्स में जो पढ़ाई का लेवल है, खासकर हायर एजुकेशन में, वो काफी मजबूत माना जाता है। और हमारे आईआईटीज, आईएम्स जैसे संस्थान, हाँ, उनकी तो दुनिया भर में पहचान है। और ये पहचान सिर्फ मुश्किल पढ़ाई से नहीं,
बल्कि वो जो बेहद मुश्किल एंट्रेंस है और फिर जो उनका नेटवर्क बनता है उससे भी है। और इसी सिस्टम से निकले लोग आज दुनिया भर में आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा टैलेंट पूल तो है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम आज की बात समेटें तो हमने देखा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत बड़ी है, बहुत लेयर्स हैं इसमें, अलग अलग बोर्ड्स हैं, बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। हाँ, और चुनौतियां भी हैं, रट्टा मारना, असमानता, संसाधनों की कमी, लेकिन ताकतें भी हैं, अच्छे संस्थान, टैलेंट पूल। और NEP 2020 जैसे सुधार भी हैं जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और यहीं पर आकर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि भविष्य में क्या? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, AI वगैरह आ रहा है, क्या हमारी ये शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं को आने वाले कल के लिए तैयार कर पाएगी? हाँ, ये सुधार कितने कारगर होंगे? ये देखना होगा, इस पर नजर रखनी होगी कि ये सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए, तो आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही।